कहते हैं ताकत की एक कीमत होती है और कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो इंसान को ही छीन लेती हैं। ये कहानी है बेन ग्रिम की, यानी द थिंग की। उस इंसान की जो कॉस्मिक रेस की चपेट में आकर बन गया एक पत्थरों का राक्षस। लेकिन वो सिर्फ एक राक्षस नहीं है, वो है मार्वल का सबसे मजबूत, सबसे लॉयल और सबसे मिसअंडरस्टूड हीरो। वो है द थिंग, एक ऐसा हीरो जो दूसरों के लिए लड़ता है लेकिन खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। Hey super friends, welcome to our channel The Superhero Universe Where Legends Rise। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे द थिंग की ताकत की गहराई, उसके कॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन और मूवीज और शोज में उसकी प्रेजेंस, और वो सब कुछ जो उसे बनाता है मार्वल यूनिवर्स का पत्थर दिल वाला हीरो। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब वक्त आ चुका है कहने का, इट्स क्लॉबरिंग टाइम, जो कि है द थिंग की फेवरेट लाइन। द थिंग कभी एक इंसान था जिसका नाम था बेन ग्रिम, पर किस्मत ने उससे सब कुछ छीन लिया। पर वो इंसान नहीं रहा, वो बना एक पत्थरों का राक्षस जिसे कहा गया द थिंग। मार्वल के फैंटास्टिक फोर का ये मेंबर भले ही दिखने में डरावना हो, लेकिन दिल से सबसे ज्यादा इंसान है। आज हम जानेंगे द थिंग की ओरिजिन स्टोरी, उसके सारे कॉमिक बुक कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसकी सारी मूवीज, टीवी शोज, एनिमेटेड सीरीज, साथ ही उसकी पावर्स के बारे में। और जानेंगे कैसे एक गरीब लड़का बना एक सुपर हीरो और कैसे उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो दोस्तों, बेन ग्रिम का जन्म हुआ था न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर में, एक जूइश फैमिली में, जहां उसका बचपन बहुत ही परेशानियों से गुजरा। उसका परिवार बहुत गरीब था और उसका बड़ा भाई डैनियल ग्रिम उसका इकलौता सहारा था। लेकिन जब बेन सिर्फ 8 साल का था तो उसके भाई की एक गैंग वॉर में मौत हो गई थी। उस दिन उसने ठान लिया कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि कोई और उसकी तरह मजबूर ना बने। बेन ने मेहनत की और फुटबॉल में अपनी ताकत के लिए वो फेमस हो गया। उसे स्कॉलरशिप मिली और वो पहुंचा एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां पर उसकी मुलाकात हुई एक और ब्रिलियंट माइंड से, रीड रिचर्ड से। जी हाँ, मिस्टर फैंटास्टिक से। एंड ग्रिम और रीड की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। रीड का सपना था एक एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट बनाना जो कॉस्मिक रेडिएशन का सामना कर सके। किसे पता था कि ये मजाक एक दिन हकीकत बन जाएगा। रीड ने अपना स्पेसशिप बनाया और अपने साथ ले गया बेन ग्रिम, सूजन स्ट्रॉम और जॉनी स्ट्रॉम को एक एक्सपेरिमेंटल मिशन पर। लेकिन कॉस्मिक रेस ने उनकी किस्मत बदल दी। वहीं बेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही डरावना था। उसका पूरा शरीर पत्थरों में बदल गया, जैसे कि वो खुद एक लिविंग रॉक बन गया हो, एक ताकतवर, अडिग और कभी ना टूटने वाला रॉक। जब बेन ने खुद को शीशे में देखा तो वो डर गया। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में गुस्सा था। वो अपने लुक्स को लेकर शर्मिंदा था। लोग उसे मॉन्स्टर कहने लगे, म्यूटेंट कहने लगे। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी बाहरी शक्ल नहीं बल्कि उसका दिल है। रीड ने उसे नाम दिया द थिंग, और तब जन्म हुआ फैंटास्टिक फोर के सबसे मजबूत और दिलेर हीरो का। दोस्तों, द थिंग की ताकत, उसकी सुपर पावर्स सिंपली अनमैच्ड है। उसका पूरा शरीर बेहद घने और ड्यूरेबल ऑरेंज रॉक से बना हुआ है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी उसे बना देती है वन मैन आर्मी। हल्क से लेकर थॉर तक उसने सबसे मुकाबला किया है और कई बार उन्हें कड़ी टक्कर दी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बेन ग्रिम का दिल, उसकी इंसानियत कभी नहीं बदली। दोस्तों, द थिंग की कहानी एक सुपर हीरो की स्टोरी नहीं है, ये है एक्सेप्टेंस और सेल्फ वर्थ की स्टोरी। आपको पता है उसकी कॉमिक्स में लव स्टोरी भी है। जी हाँ, एक ब्लाइंड स्कल्प्टर जिसका नाम है एलिशिया मास्टर्स, उससे बेन ग्रिम बहुत प्यार करता है, अपनी रूह से भी ज्यादा। मार्वल कॉमिक्स में बेन ग्रिम का एक डायलॉग बहुत ही फेमस है और वो है इट्स क्लॉबरिंग टाइम। बेन ग्रिम भले ही पत्थरों वाला एक राक्षस द थिंग बन गया हो, लेकिन उसके अंदर हमेशा वो ब्रुकलिन का सीधा साधा बेन ग्रिम ही रहता है, जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान भी दे सकता है। दोस्तों, द थिंग की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम चाहे बाहर से कैसे भी दिखे, अगर हमारे अंदर का दिल साफ है, अगर हम सही के लिए लड़ते हैं, तो हम भी हीरो हैं। बेन ग्रिम ने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदला और साबित किया कि कभी कभी सबसे बड़े मॉन्स्टर के अंदर होता है सबसे बड़ा इंसान। अगर आपको द थिंग की ये ओरिजिनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा अपने सभी सुपर फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट्स में बताइएगा आपको द थिंग के किस एस्पेक्ट ने सबसे ज्यादा टच किया। पर बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती है।
द थिंग की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमिक बुक आर्क्स के बारे में, कुछ ऐसे कॉमिक बुक कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में जो द थिंग ने दिए हैं मार्वल कॉमिक्स में। दोस्तों, जब बात होती है मार्वल के सबसे बड़े हीरोज की, लोग बात करते हैं आयरन मैन की, स्पाइडरमैन की और कैप्टन अमेरिका की। लेकिन एक ऐसा हीरो भी है जो चुपचाप अपने दोस्तों के लिए लड़ता है, जो दर्द में भी मुस्कुराता है और जिसका नाम है द थिंग। पत्थरों से बना शरीर लेकिन एक नरम दिल, जो अपने दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चलिए बात करते हैं उन सभी कॉमिक बुक कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक फोर इशू 1 के बारे में, जो कि पब्लिश किया गया था 1961 में। बेन ग्रिम यानी द थिंग मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो टीम का हिस्सा बना, जो हमें इस कॉमिक्स में दिखाया गया। ये टीम बनी मार्वल की फर्स्ट फैमिली और द थिंग बना उसका दिल। फैंटास्टिक फोर की हर कॉस्मिक लड़ाई में बेन ग्रिम सबसे आगे रहता है। गैलेक्टस से लेकर अनहाइलस तक कितने ही मल्टीवर्स खतरों से इस टीम को द थिंग ने बचाया है। अगर बात करें फैंटास्टिक फोर इशू 48 से लेकर 50 तक, इस कॉमिक आर्क में हमको दिखाया गया कि कैसे बेन ग्रिम ने गैलेक्टस के हेराल्ड सिल्वर सर्फर से डटकर लड़ाई करी। अब बात करते हैं मार्वल के पहले बड़े क्रॉसओवर की, वो था सीक्रेट वॉर्स। ये कॉमिक्स पब्लिश की गई थी 1984 में। बियॉन्डर नाम के एक कॉस्मिक गॉड ने अर्थ के सबसे बड़े हीरोज और विलेंस को एक दूसरी दुनिया पर भेज दिया, जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड। और वहां द थिंग ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं किया। बेन ने ये पाया कि बैटल वर्ल्ड में वो इंसानी रूप में बदल सकता है, वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सकता था वापस। उसने डिसाइड किया वो हमेशा के लिए बैटल वर्ल्ड में रहेगा, ताकि वो हमेशा के लिए अपने ह्यूमन फॉर्म में रह सके, अपने आप को फिर से पहचानने के लिए। हमने इस कॉमिक्स में देखा कि कैसे द थिंग ने अकेले बैटल वर्ल्ड पर सरवाइव किया। कॉस्मिक पावर्स के सामने भी उसने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा, खुद को बेहतर इंसान और हीरो साबित किया। इसके बाद चलिए बात करते हैं 2006 की सिविल वॉर कॉमिक्स के बारे में। मार्वल की सबसे बड़ी मॉरल लड़ाई थी सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट के सपोर्ट और विरोध में टकराव, जो था आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका का, और इन दोनों के बीच में खड़ा था द थिंग। उस टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन में आकर बेन ग्रिम ने कहा, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं लड़ूंगा, मैं न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम सब शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते। बेन ग्रिम ने सिविल वॉर में न्यूट्रल रहकर दर्शाया कि मोरल क्लैरिटी किसी भी सुपर पावर से ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों, बेन ग्रिम बाद में वापस आया और लोगों को रिबिल्ड करने में मदद की। वो ना सिर्फ हीरो है, बल्कि वो इंसानियत का टॉर्च बियरर भी है। इसके बाद चलिए बात करते हैं वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स के बारे में, जो कि पब्लिश की गई थी 2007 में। इस कॉमिक्स में दिखाया गया कि जब हल्क अर्थ पर वापस लौटा और अवेंजर्स, एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर सभी से बदला लेने आया, तो द थिंग ने एक बार फिर से खुद को शील्ड की तरह खड़ा कर दिया। बेन ने पूरी ताकत के साथ हल्क का सामना किया। उसे पता था कि वो हार जाएगा, फिर भी वो डट कर लड़ा। अपने नुकसान की परवाह किए बिना दूसरों की सुरक्षा के लिए उसने लड़ाई लड़ी। हार के बाद भी वो डिग्निटी में रहा, लोगों को मोटिवेट किया। इसके बाद चलिए बात करते हैं गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 कॉमिक्स के बारे में। इसमें दिखाया गया कि द थिंग सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहा, उसने गार्जियंस की टीम को ज्वाइन किया और गैलेक्सीज को एलियन खतरों से बचाया। कॉस्मिक हो या स्ट्रीट लेवल, जहाँ पर उसकी नीड थी वहाँ पर वो हमको खड़ा मिला। उसने कुछ इंटरगैलेक्टिक मिशन किए, उसने प्रूव किया कि वो फैंटास्टिक फोर से भी बढ़कर है। रीड के बिना भी उसने एक टीम को लीड किया। इसके बाद चलिए बात करते हैं इमॉर्टल हल्क इशू 44 के बारे में। इस कॉमिक्स में बेन ने एक बार फिर से ब्रूस बैनर को रिमाइंड किया कि वो अकेला नहीं है। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स में क्या आप जानते हैं, मल्टीवर्स में द थिंग के अल्टरनेट वर्जन भी बहुत फेमस है, जैसे कि अर्थ एक्स में वो एक कंप्लीट मॉन्स्टर है। मार्वल की व्हाट इफ सीरीज में बेन कभी ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ, और फ्यूचर फाउंडेशन कॉमिक आर्क में वो बना मेंटर नेक्स्ट जनरेशन हीरोज के लिए। दोस्तों, मार्वल ने कई बार दिखाया कि द थिंग की ताकत उसकी स्किन नहीं, उसका हार्ट है। फैंटास्टिक फोर इशू 509, जो कि चला 511 तक, उसमें दिखाया गया कि बेन ग्रिम मारा गया, लेकिन रीड रिचर्ड्स के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने अपनी रियलिटी वॉर्पिंग पावर से उसे वापस ला दिया। मार्वल के इस हीरो द थिंग ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा हीरो वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा सह सकता है। चाहे वो गैलेक्टस से लड़े, हल्क से लड़े या अपने अंदर के डर से, बेन ग्रिम हर बार खड़ा रहा। उसकी कहानी सिर्फ कॉमिक्स की नहीं, वो इंसानियत की कहानी है।
डार्क थिंग या बेन ग्रिम के सारे मार्वल कॉमिक्स से इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के बाद चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी टीवी सीरीज, एनिमेटेड शोज और मूवीज के बारे में जिसमें डार्क थिंग का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। डार्क थिंग पहली बार नजर आया एनिमेटेड सीरीज में, जो कि थी द फैंटास्टिक फोर, जो कि रिलीज की गई थी 1967 में। बेन ग्रिम की आवाज दी थी इस शो में पॉल फ्रीज ने, और इस शो ने बच्चों को पहली बार फैंटास्टिक फोर के जरिए मार्वल यूनिवर्स से इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद 1978 में हैना बारबेरा ने बनाया एक नया फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज, जिसमें द थिंग फिर से वापस आया। लेकिन एक ट्विस्ट था, इस बार ह्यूमन टॉर्च को हटा दिया गया और एक नया रोबोट हर्बी लाया गया। इसके बाद चलिए बात करते हैं उस मूवी की जो बनी तो जरूर थी लेकिन कभी ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हुई। वो थी 1994 की द फैंटास्टिक फोर। रोजर कॉर्मन द्वारा बनाई गई ये लो बजट मूवी, इसमें बेन ग्रिम का रोल निभाया माइकल पेले स्मिथ ने और एक्टर कार्ल ने सूट में निभाया द थिंग का रोल। ये मूवी कभी थिएटर्स में आई ही नहीं, इसे सिर्फ राइट्स बचाने के लिए शूट किया गया था। ये पहली लाइव एक्शन अडेप्टेशन थी जहां पर द थिंग को फिजिकल कॉस्ट्यूम और प्रोस्थेटिक्स में बनाया गया था। भले ही मूवी रिलीज नहीं हुई पर आज भी कल्ट क्लासिक मानी जाती है और बेन ग्रिम के डिजाइन को लेकर फैंस के बीच क्यूरोसिटी बनाती है। इसके बाद 2005 में आई पहली मेन स्ट्रीम फैंटास्टिक फोर मूवी, जिसमें बेन ग्रिम का किरदार निभाया एक्टर माइकल चिकलिस ने, और यहीं से शुरू होती है द थिंग की सबसे आइकॉनिक मूवी जर्नी। फैंटास्टिक फोर जो कि रिलीज की गई थी 2005 में, और उसका सीक्वल फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर जो कि रिलीज किया गया था 2007 में। इसमें माइकल चिकलिस ने बेन ग्रिम का रोल निभाया। माइकल चिकलिस ने द थिंग को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि इंसानियत से भरा किरदार बनाया। उनकी परफॉर्मेंस ये दिखाती थी कि बेन अपने अंदर कितना टूट चुका है। रीड से दोस्ती, जोनी से भाईचारा और एलिशा मास्टर से रोमांटिक बॉन्ड, इन सब ने उसको फैंस का इमोशनल सेंटर बना दिया। मूवी में उसके डायलॉग्स, उसकी कॉमिक टाइमिंग सब आइकॉनिक बन गए। इसके बाद बात करते हैं फैंटास्टिक फोर मूवी के रिबूट के बारे में, जो कि हुआ था 2015 में। फॉक्स स्टूडियोज ने बनाया फैंटास्टिक फोर का नया रिबूट, जिसे डायरेक्ट किया था जोश ट्रैंक ने। इस बार बेन ग्रिम का किरदार निभाया एक्टर जेमी बेल ने, और उसे बनाया पूरी तरह CGI के जरिए। लेकिन मूवी को मिला खराब रिस्पॉन्स। ये कहानी इनकोहेरेंट थी, पेसिंग स्लो थी और कैरेक्टर्स को सही जस्टिस नहीं मिला। इस मूवी में बेन का ट्रांसफॉर्मेशन डरावना था, लेकिन इमोशनल कोर तो गुम ही हो गया। इट्स क्लॉबरिंग टाइम, जो कि बेन की फेवरेट लाइन है मार्वल कॉमिक्स में, उसका तो मजाक ही बना दिया गया, और जिससे फैंस तो बहुत ही नाराज हो गए। लेकिन फिर भी द थिंग ने दिखाया कि वो एक सोल्जर है जो अपनी टीम के लिए एक्सट्रीम पेन भी सह सकता है। इसके अलावा द थिंग की कई एनिमेटेड सीरीज भी आईं जहां पर वो शाइन करता है, जैसे कि फैंटास्टिक फोर द एनिमेटेड सीरीज जो कि चली 1994 से 1996 तक। इसके बाद हमने देखा था सुपर हीरो स्क्वाड शो को, जो कि चला 2009 से 2011 तक। इसके अलावा द थिंग को दिखाया गया हल्क एंटी एजेंट्स ऑफ स्मैश में, जो कि रिलीज की गई थी 2013 में। इन शोज में बेन को दिखाया गया ज्यादा ह्यूमरस और एक्शन पैक्ड स्टाइल में, लेकिन कुछ एपिसोड्स ऐसे थे जो उसके लोनलीनेस और स्ट्रेंथ दोनों को हाईलाइट करते थे। इन एनिमेटेड शोज के जरिए बच्चों और टीन्स के बीच द थिंग का पॉप कल्चर वैल्यू बढ़ा। मल्टीवर्सल क्रॉसओवर में हल्क, थोर और आयरन मैन के साथ उसके सीन्स लेजेंडरी बन गए। अब द थिंग की एंट्री फाइनली MCU में हो चुकी है। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में फैंस को द थिंग का ये वर्जन बहुत ही पसंद आया। MCU में दिखाया गया ये द थिंग ना सिर्फ पावर का सिंबल होगा बल्कि हर्ट का भी सिंबल बनेगा। इमेजिन करिए आने वाले टाइम में MCU में बेन ग्रिम यानी द थिंग वुल्वरीन या हल्क से भिड़ रहा है, या फिर अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स या अवेंजर्स डूम्सडे में वो बाकी अवेंजर्स के साथ डॉक्टर डूम या किसी और विलेन से लड़ाई कर रहा है। ये एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम होगा। मार्वल की कॉमिक्स की तरह उसका कनेक्शन MCU के कॉस्मिक लेवल से ग्राउंड लेवल तक फैलेगा। बेन ग्रिम की कैरेक्टर डेप्थ MCU में और भी एक्सप्लोर की जाएगी, क्योंकि दोस्तों द थिंग कोई मॉन्स्टर नहीं, एक ऐसा इंसान है जो मॉन्स्टर की तरह दिखता तो जरूर है लेकिन लड़ता है इंसानों के लिए। बेन ग्रिम का ऑन स्क्रीन जर्नी एक लेसन है कि हम भले ही बाहर से टूटे हों, लेकिन अगर अंदर इंसानियत बची है तो हम हीरो हैं, चाहे वो प्रोस्थेटिक सूट हो या CGI। बेन ग्रिम की लेगेसी हमेशा हमें ये याद दिलाती है, इट्स नॉट द रॉक्स दैट मेक द हीरो, इट्स द साउल बीनीथ देम। चलिए अब बात करते हैं बेन ग्रिम की कुछ सुपर पावर्स के बारे में।
जो हमने मार्वल कॉमिक्स या मार्वल के टीवी शोज या मूवीज में देखी है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि बेन ग्रिम बना द थिंग कॉस्मिक रेस की वजह से। जब वो रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म और जॉनी स्टॉर्म के साथ स्पेस मिशन पर गया, कॉस्मिक रेडिएशन ने बेन को परमानेंटली म्यूटेट कर दिया और उसके शरीर को बदल दिया लिविंग ब्रीथिंग स्टोन में। साइंस के अकॉर्डिंग उसके बॉडी मॉलिक्यूल्स इतनी डेंसिटी में कंप्रेस्ड है कि उसकी स्किन बन चुकी है लेयर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। बट अनलाइक ए रियल रॉक, उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, सेल्फ सस्टेनिंग है और हीट प्लस रेडिएशन रेजिस्ट कर सकती है। दोस्तों बेन ग्रिम की सबसे आइकॉनिक एबिलिटी है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। द थिंग इजिली बिल्डिंग्स को उठाता है, टैंक्स को क्रश कर सकता है और पहाड़ों को मुक्के से तोड़ सकता है। द ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ द मार्वल यूनिवर्स के अकॉर्डिंग द थिंग लिफ्ट कर सकता है लगभग 85 से 100 टन तक का वजन और ट्रेनिंग से वो लगातार स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मार्वल कॉमिक्स में हमें ऐसा दिखाया गया है। हल्क के बाद वो मार्वल यूनिवर्स का सबसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर माना जाता है। इट्स क्लॉबिंग टाइम ये सिर्फ उसका कैच फ्रेज नहीं, ये उसका वार्निंग बेल है। दोस्तों बेन की बॉडी सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि नियर इनवल्नरेबल है। उसकी स्किन इतने घने ऑरेंज रॉक से बनी है कि वो बुलेट्स, फायर, एसिड और एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी रेसिस्ट कर सकता है। उसके ऊपर मिसाइल और एनर्जी ब्लास्ट भी बाउंस कर जाते हैं, यहाँ तक कि वुल्वरीन के एडामांटियम क्लॉज भी उसे पूरी तरह पियर्स नहीं कर पाए थे। कॉमिक्स में वर्ल्ड वॉर, हल्क और सीक्रेट वॉर जैसे बड़े इवेंट्स में द थिंग ने प्लैनेट लेवल अटैक्स झेले हैं बिना किसी आर्मर के। दोस्तों बेन ग्रिम सिर्फ ताकतवर नहीं, वो एक मैराथन वॉरियर है। द थिंग की स्टेमिना इतनी है कि वो घंटों तक बिना थके फाइट कर सकता है। वो फटीग या थकावट बहुत लेट फेज में फील करता है, यानी लंबी लड़ाइयों में भी वो बेस्ट टैंक होता है। फैंटास्टिक फोर इशू 25 में बेन ने हल्क से घंटों तक नॉनस्टॉप फाइट की थी, जबकि बाकी हीरोज तो बेहोश हो चुके थे। उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, इसलिए उसका एनर्जी ड्रेन बहुत धीरे धीरे होता है। दोस्तों बेन ग्रिम सिर्फ ब्रूट पावर नहीं है, वो एक ट्रेन्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट एक्सपर्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स में पायलट रहते हुए उसने कॉम्बैट ट्रेनिंग ली थी। बेन ने स्ट्रीट फाइटिंग, बॉक्सिंग और रेसलिंग सीखा है। मार्वल 2-in-1 और द थिंग फ्रीक शोज जैसी सीरीज में दिखाया गया कि वो स्पाइडरमैन और वुल्वरीन जैसे एजाइल फाइटर्स को भी काउंटर कर सकता है। उसकी कॉम्बैट अवेयरनेस उसे बनाती है एक स्मार्ट फाइटर जो माइंडलेसली अटैक नहीं करता बल्कि सोचकर मूव्स एग्जीक्यूट करता है। और सबसे बड़ी बात, बेन ग्रिम स्लोली एज होता है। बेन ग्रिम इशू 604 में दिखाया गया कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की वजह से बेन वर्चुअली इमोर्टल हो चुका है और फ्यूचर में वो अकेला रह जाता है। बेन का बॉडी कॉम्पोजिशन उसे डिसीज में भी इम्यून बनाता है। इसके अलावा बेन ग्रिम के पास है रेडिएशन इम्यूनिटी, जिससे वो बहुत हाई रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। बेन बिना किसी गियर के कुछ देर के लिए स्पेस में सरवाइव कर सकता है। डीप ओशन और हाई साउंड जोन में भी बेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलांटिस राइजिंग कॉमिक आर्क में उसने सबमरीनर के साथ अंडर वाटर एम्पायर में बिना सूट के फाइट की थी। और सबसे खास ताकत है उसकी इनह्यूमन विल पावर। बेन को उसकी शक्ल से शर्म आती थी, वो मिरर से डरता था, लेकिन फिर वो दुनिया के लिए लड़ता रहा। बेन के पास है वो ग्रिट और लॉयल्टी जो किसी भी फैंसी पावर से बड़ी होती है। फैंटास्टिक फोर इशू 310 में वो पूरी टीम के अनकॉन्शियस होने पर अकेले ही एलियन आर्मी से लड़ता रहा, सिर्फ इसलिए कि उसके दोस्त कभी ना मरे। दोस्तों द थिंग की ताकत उसके मुक्कों में नहीं बल्कि उसके उस जज्बे में है जो उसे हर बार लड़ने पर मजबूर करता है। हल्क, थॉर, जगरनॉट ये सब बेन से लड़ चुके हैं लेकिन कभी उसे तोड़ नहीं पाए, क्योंकि द थिंग कभी हार नहीं मानता। वो गिरता है, फिर उठता है और फिर कहता है इट्स क्लॉबिंग टाइम। तो दोस्तों बेन ग्रिम की कहानी हमें सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, एक इंसान का दर्द दिखाती है जिसे अपने शक्ल से नफरत थी लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए ढाल बना। द थिंग ने हमें सिखाया कि ताकत सिर्फ मसल से नहीं आती, वो चाहे कॉमिक्स हो, मूवीज हो या टीवी शोज। द थिंग हर बार यही कहता है इट्स क्लॉबिंग टाइम, लेकिन असल में वो दिल से कह रहा होता है मैं अब भी इंसान हूँ। अब बारी है आपकी, हमें बताने की आपको द थिंग की कौन सी सुपर पावर ऑसम लगी, आपको द थिंग की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा अच्छी लगी। मार्वल फैंस से अपने ये विचार जरूर शेयर कीजिएगा, अपने इन थॉट्स को और एक्सप्लोर कीजिएगा दूसरे मार्वल फैंस के साथ। हम मिलेंगे किसी और सुपर हीरो वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC and MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।